नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। रूस के सहयोग से कुडनकुलम रिएक्टर में लगेंगी 2 और इकाई। भारत रूस के बीच परमाणु ऊर्जा समेत 5 करार। विमान भेदी मिसाइल प्रणाली देने पर सहमति। पेरिस समझौते से अलग होने पर अमेरिका की आलोचना। भारत, चीन और यूरोपीय देशों का करार पर आगे बढ़ने का ऐलान। संयुक्त राष्ट्र में डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर जताई निराशा। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हैकाथॉन को बताया असंवैधानिक। कहा, चुनाव आयोग को नहीं अधिकार, कल ईवीएम हैकिंग की चुनौती। सीपीएम सांसद रीता बनर्जी का 3 महीने के लिए पार्टी से निलंबन। बंगाल राज्य इकाई का फैसला। विलासी जीवन जीने का आरोप। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल से दूध और सब्जियों की किल्लत। मुख्यमंत्री ने 7 दिन में उच्च स्तरीय समिति से मांगी रिपोर्ट। कांग्रेस का राज्य सरकार पर राजनीति करने का आरोप। आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता के बाद कुडनकुलम में 2 और परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने का समझौता हुआ। सेंट पीटरबर्ग में हुए इस समझौते के अलावा दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग की नई ऊंचाई हासिल करने के इरादे जाहिर किए। भविष्य की चुनौतियों को हासिल करने के लिए दोनों देशों ने पीटरबर्ग में घोषणा पत्र भी जारी किया, ताकि आपसी सहयोग के भविष्य के बारे में भ्रम की गुंजाइश न रहे। भारत रूस के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें सबसे अहम रहा तमिलनाडु के कुडमकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 2 नई यूनिटें कुडमकुलम 5 और कुडमकुलम 6 को लगाना। दोनों नई इकाइयों की क्षमता 1000 मेगावाट होगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने, नागपुर और सिकंदराबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण करने, हीरे और सोने जैसी कीमतों के गहने का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने और भारत के पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी में रूस के विशेषज्ञों को अनुमति देने से संबंधित समझौते भी हुए। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र से दोनों देशों में आर्थिक समृद्धि बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। एक ऐसा डिक्लेरेशन जो कि न केवल दोनों देशों के आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरता का विकास और मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि वैश्विक उथल-पुथल में स्थिरता का एक बेंचमार्क साबित होगा। We should do our best to provide for security and stability in Asia, in the Indian Pacific Oceans areas. In this regard, Russia welcomes the official accession of India towards the Shanghai Cooperation Organization as a full-fledged. इन समझौतों के अलावा आर्कटिक में हाइड्रोकार्बन के उत्खनन और विमान बनाने के लिए संयुक्त उपक्रम चलाने के काम में तेजी लाने की बात भी हुई। रूस ने भारत को विमान भेदी मिसाइल प्रणाली S-400 ट्रायम्फ देने के काम में तेजी लाने की बात भी कही। ये डिफेंस सिस्टम एक साथ 36 मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। दोनों देशों ने आतंकवाद की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि के बारे में बातचीत जल्द पूरी करने पर भी जोर दिया। दोनों देशों ने यूरेशिया आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे में भी बातचीत की। इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति ने भारत को भरोसेमंद सहयोगी बताया। शिखर वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आतंकवाद के अलावा चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, NSC और संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर गंभीरता से चर्चा हुई। खासकर OBOR के बहाने चीन की बढ़ती सक्रियता से पूरे क्षेत्र में शांति और संतुलन के खतरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अवगत कराया। राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बातचीत को दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा का सूचक माना जा रहा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के सेंट पीटरबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम के पूर्ण सत्र को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने देश के विकास का जिक्र करते हुए उद्यमियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया। GST का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से इसे लागू किया जाएगा, जिसके बाद देश में व्यापार करना आसान हो जाएगा। 1 जुलाई आने वाले महीने में
भारत में जीएसटी लागू हो जाएगा और उसके कारण देश के सभी राज्यों में, पूरे देश के हर कोने में एक ही प्रकार की टैक्सेशन सिस्टम होगी, जो मैं समझता हूं किसी भी निवेशक के लिए और विशेष करके विदेश के निवेशक के लिए बहुत ही उपकारक होती है। और भारत और रूस के जो करार हुए हैं, साथ ही साथ एक जो बात प्रधानमंत्री ने कही उस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान जोड़ रहे हैं हमारे साथ शीलकांत शर्मा जी, पूर्व राजनयिक हैं। शीलकांत शर्मा साहब, स्वागत है आपका। जिस तरीके से 5 जो अहम समझौते हुए हैं, हालांकि कई और मसले हैं जिन पर बात आगे बढ़ी है, लेकिन जिन पर दस्तखत हुए वो 5 अहम, शुरुआत में करूंगा न्यूक्लियर एनर्जी और जो 2 नई यूनिट हैं उसको लेकर जो समझौता हुआ है, इसे कैसे आप देखते हैं? एक लंबा इंतजार था और बीच में कई तरह की आशंकाएं भी आ रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि दोस्ती अब परवान चढ़ रही है, रास्ते पर है। भारत रूस जो परमाणु समझौता और सहकार है, ये बहुत लंबा है। ये पिछले 30-40 सालों से चल रहा है और रूस, जैसा कि राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि भारत रूस के संबंध एक बदलते हुए विश्व में एक स्थिरता के परिचायक हैं, एक उस तरह का बेंचमार्क है। तो ये जो न्यूक्लियर समझौता है जो नया हुआ है 5 और 6 कुडांकुलम यूनिट के लिए, ये इस बात को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचा रहा है। और रूस इस समय जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बना रहा है वो बहुत सेफ हैं, वो बिल्कुल मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से हैं और कुडांकुलम में इसका बराबर ध्यान रखा गया है। और कुडांकुलम जो है, एक जगह 6 रिएक्टर बनाना, ये आजकल इसके काफ़ी फायदे होते हैं। एक तो इकोनॉमी ऑफ स्केल होती है, दूसरा जो हमारे जो इरेक्शन होता है उसमें भी परस्पर मदद मिलती जाती है और जो अनुभव इकट्ठा होता है वो दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट में होता है। तो इस तरह से भारत के वैज्ञानिक और रूस के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के जितने जो प्रणेता हैं, वो सब आपस में मिलकर जो काम कर रहे हैं, ये नया एक नया नई दिशा दे रहा है और एक नया उदाहरण है विश्व के लिए। और भारत को रूस ने हमेशा से इस क्षेत्र में मदद दी है। इसके साथ ही सर एक जो समझौता है वो बहुत अच्छा है और बेकार की जो जो कहते हैं कि गलतफहमियां बीच में पैदा की जा रही थी और अनुमान लगाए जा रहे थे, तो वो सब निराधार साबित हुए। एक समझौते के अलावा जो एक बहुत अहम बात निकल कर आ रही, मैं चाहूँगा क्योंकि आप उस रीजन पर रहे और आपने देखा है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात लंबे अरसे से चल रही थी, उसको लेकर रूस ने अपना कमिटमेंट दोहराया है। और भारत जो है ईरान के रास्ते रूस यूरोप को जोड़ने वाला जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है उसको एक बहुत अहम तरीके से देखता है और एक तरीके से जो चीन का 1 बेल्ट 1 रोड का है उसके जवाब के तौर पर भी। इसे कैसे आप देखते हैं रूस के कमिटमेंट को और इसकी फ्यूचर किस तरीके से आपको नज़र आता है? ये तो एक सामरिक तौर से बहुत महत्वपूर्ण दिशा है। ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो रूस और भारत के बीच में, जो ईरान के साथ छाबार और अफगानिस्तान होते हुए, ये वाकई ये बहुत दिनों से हमारे ड्राइंग बोर्ड्स पे है और विचार में है। इस पे अगर रूस ने इस तरह से कहा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत ने, जैसा आपने बताया खबर में, कि प्रधानमंत्री ने पुतिन को इस बात से अवगत कराया कि चीन का जो ओबॉर प्रोजेक्ट है वो क्षेत्रीय स्टेबिलिटी को हानि पहुंचा सकता है और क्षेत्र में एक अजब किस्म का अस्थिरता ला सकता है जी। और इसको उन्होंने पूरे डिटेल में बताया। तो उसके जगह जो रूस के साथ जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात है वो बहुत अच्छी बात है। और रूस के साथ भारत के जो जैसे तेल का मामला है, तो साइबेरिया है, वहाँ पे जो तेल के रूस में जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको भी इस तरीके से पर्शियन गल्फ तक आ जाएगा, छाबार तक आ जाएगा। ईरान और रूस वैसे भी साथ साथ हैं और उन्होंने ईरान और रूस के बीच में भी न्यूक्लियर समझौते हुए हैं और ऑयल के क्षेत्र में भी ईरान रूस की दृष्टि एक सी है। तो इस तरह से एक सामंजस्य सा है इस पूरे क्षेत्र में। रूस, ईरान, भारत, अफगानिस्तान, ये सब देश टेररिज्म के खिलाफ हैं और जो दूसरा एक जो विजन स्टेटमेंट में टेररिज्म के खिलाफ एक पूरी तरह से अनरिजर्व स्टेटमेंट है
कि किसी बहाने टेररिज्म को नहीं स्वीकार किया जाएगा, किसी को पूरी तरह से कंडेम करने की बात की गई है। और रूस और भारत दोनों एक ही पेज पे हैं टेररिज्म के, काउंटर टेररिज्म में। सैनिक जरूरतों के लिहाज से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सैनिक जरूरतों के लिहाज से सर ये कहा जा रहा था कि शायद कुछ बदलाव आया है, भारत अमेरिका की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव दे रहा है और रूस अब अपने नए बाजार को पाकिस्तान में देखता है। लेकिन ये जो मुलाकातों का दौर हुआ है और जो वहाँ से बातें निकल कर आ रही हैं, हालांकि एक और ख़बर यह है कि दोनों देशों की तीनों सेनाएं ज्वाइंट जो है मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेंगी और आगे जो कंपनियां हैं उनका जो एक व्यापार का तरीका था उसको भी और नए तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। क्या डिफेंस सेक्टर में जो एक मैं कहूँ कि संबंध दिखता था भारत और रूस के बीच में, जो हाल के कुछ वर्षों में थोड़ा सा उसमें बदलाव दिखा था, उसे वापस आप देखते हैं कि पटरी पर लौट रहा है, जो कि संबंधों की एक रीढ़ कहा जाता है दोनों देशों के बीच में? जी हाँ, जैसे जो जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज की बात की गई है, वो भी एक इस पूरे मुद्दे में निहायत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और रूस के बीच में जॉइंट एक्सरसाइजेस पहले भी हुई हैं, लेकिन ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो हैं ये चीज़ों को बहुत आगे तक ले जाती हैं। और भारत की जो सेना है वो रूस के टेक्नोलॉजी से, रूस के जो संयंत्र हैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ है। और जो अब S-400 की जो बात चली है वो भी एक नया स्टेप है, नई दिशा है वो भी। और इसके अलावा जो को प्रोडक्शन की बात है, कॉमोव हेलीकॉप्टर की और फ्रिगेट्स के को प्रोडक्शन की बात है। और प्रधानमंत्री ने अपने जो इंटरनेशनल फोरम है उसमें जो स्टेटमेंट में कहा कि भारत चाहता है कि रूसी कंपनियां आएँ और मेक इन इंडिया करें इन डिफेंस क्षेत्र में। तो ये एक पूरा एक नया आयाम खोला गया है जो भारत और रूस के बीच में साझा और सहयोग और आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक, सांस्कृतिक, टेक्नोलॉजिकल और डिफेंस, न्यूक्लियर, इन सब क्षेत्रों को, तो एक तरह से जो पुराना भारत का रूस के साथ था, मुझे अचानक याद आता है कि आज से 40 साल पहले भी रूस के साथ ऐसा एक विजन स्टेटमेंट दिल्ली में दिया गया था, तब सोवियत यूनियन था जी। और उस विजन स्टेटमेंट का एक ये था कि जो न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट था 88 का, आज तक वो हमारे साथ है। उसके ऊपर उन्होंने फिर से काम किया और अब जो न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स बने हैं वो उसकी बिना वही थी। तो एक तरह से एक कंटिन्यूटी है और एक स्थिरता है। ये तो इस तरह से ये यात्रा और इसके पूरे जो नतीजे आ रहे हैं ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक हैं और मेरे ख्याल से स्वागत के योग्य हैं। और रूस के लिए भी यही बात है। दोनों देशों के लिए एक तरीके से कहें कि विन-विन सिचुएशन है और वापस जो रिश्ते हैं जिनमें थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई धूल जम रही है उसको एक बार फिर से निखार कर वापस लाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। यदि पहले के बाद छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। अमेरिका ने किया पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने का ऐलान। भारत और चीन से ज्यादा फायदे का दिया हवाला। समझौते पर जताई फिर से बातचीत की जरूरत। देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। फ्रांस समेत दुनिया के कई देशों ने इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक भूल करार दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा इस फैसले पर निराशा जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका राज्य और उद्योगपति जलवायु परिवर्तन पर काम करना जारी रखेंगे। अमेरिका के समझौते से अलग होने के बावजूद चीन, यूरोपीय देशों ने पेरिस जलवायु समझौते को आगे बढ़ने की बात कही। अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने से कार्बन उत्सर्जन कटौती की मुहिम को झटका लगा है। दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन में सिर्फ अमेरिका की हिस्सेदारी 16% है। ट्रंप के फैसले के बावजूद भारत, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ ने पेरिस समझौते पर टिके रहने की बात कही है। फ्रांस ने जलवायु परिवर्तन पर काम करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिकों को अपने यहाँ काम का न्योता दिया है। I do respect this decision.
but I do think it is an actual mistake, both for the US and for our planet. Let's be clear that no one country can stop action on climate change, that the world is moving to a cleaner economy, that this is a huge economic opportunity. His announcement today, from our point of view, is disappointing, but not surprising. It was entirely as expected and as predicted and as promised by him. 未来中方呢将继续做好应对气候变化的各项工作，积极地参与气候变化的多边进程，坚定不移地维护全球气候治理的进程。 संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका के फैसले पर निराशा जताई है। यूएन महासचिव ने कहा है कि पर्यावरण से जुड़े मामलों पर अमेरिका को साथ रखने की कोशिश जारी रहेगी। The Secretary General looks forward to engaging with the American government and all actors in the United States and around the world to build the sustainable future on which our grandchildren depend. इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका अपने हितों को बचाने के लिए पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो रहा है। ट्रंप ने कहा कि वो पेरिस समझौते में अमेरिकी हितों के लिए एक बेहतर करार चाहते हैं। We're getting out, but we will start to negotiate, and we will see if we can make a deal that's fair. And if we can, that's great. And if we can't, that's fine. As president, I can put no other consideration before the well-being of American citizens. राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि पेरिस समझौते से चीन और भारत जैसे देशों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, वहीं अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। Under the agreement, China will be able to increase these emissions by a staggering number of years, 13. They can do whatever they want for 13 years, not us. India makes its participation contingent on receiving billions and billions and billions of dollars in foreign aid. 2015 में पेरिस समझौते पर करीब 200 देशों ने सहमति जताई थी। इसके तहत कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के उत्सर्जन को घटाना लक्ष्य रखा गया था। समझौते के तहत अमेरिका ने 2025 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 2005 के स्तर यानी 26 से 28% तक कम करने का वादा किया था, जबकि भारत समेत विकासशील देशों को अपने हिसाब से उत्सर्जन कम करने की बात शामिल की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने साफ किया है कि वो अमेरिका के बिना भी इस समझौते से जुड़ा रहेगा। पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की राह में चलता रहेगा। Have a better environment for the future generation of children of this country. Our government is committed, irrespective of the stand of anyone, anywhere in the world, and we are committed to ensure that we will do our best to address the issues related to climate change and global warming. उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के हैकाथन की प्रक्रिया को संवैधानिक करार दिया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आयोग के पास ऐसा अधिकार नहीं है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठे थे। चुनाव आयोग ने आरोपों को पूरी तरह खारिज किया था और राजनीतिक दलों को ईवीएम हैक करने की चुनौती दी थी। 3 जून को हैकाथन का आयोजन होना। एनसीपी और सीपीएम ने चुनौती को स्वीकार भी किया है। सीपीएम ने सांसद रीता ब्रता बनर्जी को 3 महीने के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। उन्हें पार्टी की विचारधारा के से अलग लग्जरी जीवन जीने के चलते पार्टी से निष्कासित किया गया। बंगाल स्टेट सेक्रेटरी और पॉलिट ब्यूरो के सदस्य सूर्यकांत मिश्रा ने बताया कि राज्य कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। 37 साल के सांसद के खिलाफ महंगे पेन, फोन, आई वॉच और दूसरे लग्जरी गैजेट के इस्तेमाल की शिकायत पार्टी को मिली थी, जिसके बाद 3 सदस्यों की एक कमेटी ने इसकी जांच की और जांच के बाद सांसद के 3 महीने के निलंबन की घोषणा की गई। आम आदमी पार्टी के निलंबित नेता कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन पर शुक्रवार को भ्रष्टाचार का एक और आरोप लगाया। कपिल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने गाड़ियों में नकली सीएनजी किट लोगों की जान को खतरे में डालने का उन्होंने काम किया है। आम आदमी पार्टी से निलंबित नेता और केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार पर शुक्रवार को कुछ और नए आरोप लगाए।
उनका आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 10,000 गाड़ियों में नकली सीएनजी किट लगवाकर लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। दिल्ली की सरकार को ये डिटेल दिए जाते हैं कि किट कनाडा से आ रही है, हमारे पास मैन्युफैक्चरर है कनाडा में, वहाँ पर मैन्युफैक्चर होके इंडिया में आ रही है। हमने इंपोर्ट डेटा कनाडा का निकलवाया है जो हम लोग शेयर करेंगे। कनाडा से कोई किट नहीं आती है। उसके बाद हम लोगों ने जब डिटेल निकालने शुरू करे तो पता लगा कि ये नकली किट चाइना में बनती हैं। आरोप साबित करने के लिए कपिल मिश्रा ने मीडिया के सामने दस्तावेज भी रखे। उन्होंने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को घेरने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से जल्द ही इन आरोपों का जवाब आ गया। तो कोई एफआईआर नहीं लिख रहा है? नहीं, मैं तो एफआईआर लिखवाएं। सारी एजेंसियां तो इंतजार कर रही हैं गुलदस्ता लेकर। कपिल मिश्रा इससे पहले केजरीवाल सरकार पर 300 करोड़ की दवाइयों में घोटाले, एम्बुलेंस खरीदने में हेराफेरी और पार्टी के चंदे को लेकर एसीबी में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। नीति आयोग ने 2019 तक जीडीपी विकास दर के 8% होने की उम्मीद जाहिर की। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने आज सरकार के 3 साल पूरा होने के मौके पर यह बात कही। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत फिर जल्द ही सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नीति आयोग ने आर्थिक सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से आर्थिक विकास करने की उम्मीद है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार आया है और एफडीआई में भी उछाल दिखा है। I expect growth to be around 7.5% in the current year, and before this, the present term of the government ends, I would expect that we would have hit the 8% mark and probably entered another round, another trajectory of sustained growth at 8% plus by the time the government completes its term. अरविंद पानगड़िया ने जीएसटी को भी महत्वपूर्ण सुधार बताया है। नीति आयोग के मुताबिक रोजगार सृजन और शिक्षा के क्षेत्र में योजना बनाई जा रही है। There is a task force on employment that I am heading currently. There is also a committee just appointed on the reform of higher education, and so there we will be looking up at the UGC Act and AICTE Act. नोटबंदी के बाद कृषि को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में गिरावट आई। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर चौथी तिमाही में घटकर 5.3% रह गई और चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.1% दर्ज की गई थी। ऐसे में सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की चुनौती है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। किसानों की बेमियादी हड़ताल का असर महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात में भी देखने लगा है। किसानों की हड़ताल के दूसरे दिन कुछ शहरों में छुटपुट घटनाएं भी हुई। मामले के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने कमेटी का गठन कर दिया, जिसे 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। महाराष्ट्र में बेमियादी हड़ताल के दूसरे दिन भी किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूटा। किसानों ने कहीं दूध फेंककर तो कहीं आम लोगों को मुफ्त में दूध बांटकर विरोध जताया। सब्जियां, फल, दूध समेत दूसरे उत्पाद को मंडियों में ले जा रही गाड़ियों को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन के दौरान मुंबई समेत कुछ शहरों में हिंसा की छुटपुट घटनाएं भी हुईं। हालात के मद्देनजर नासिक के कुछ इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। उनसे हमारी विनती है कि जल्द से जल्द हमारा जो 7/12 है उसका हमारा जो ऋण हमने सोसाइटी होगी या कोई बैंक होगी उससे जो हमने ऋण लिया है वो जल्द से जल्द हमें माफ कीजिए। किसानों के गुस्से और बढ़ते तनाव के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले के हल के लिए वित्त विभाग के सचिव और बैंक अधिकारियों की एक कमेटी गठित की है, जिसे 7 दिन के भीतर किसानों की मदद के लिए सुझाव देने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि सभी 1 करोड़ 20 लाख किसानों के कर्ज माफ करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि अगर किसानों के हितैषी होंगे और किसानों के हित में काम करना चाह रहे होंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे साथ बातचीत करके इसमें से मार्ग निकालेंगे। सरकार ने सारे विकल्प खुले रखे हुए हैं। सरकार किसी बात पर अड़ी हुई नहीं है। जितनी मांगे है वो सारी मांगों पर हम सकारात्मक है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से हड़ताल को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इधर सत्ता में सहयोगी शिवसेना के अलावा दूसरे विपक्षी दलों ने इस मामले में राजनीति नहीं करने की बात कही है। हजारों लीटर दूध फेंका जा रहा है, फल और सब्जियां फेंकी जा रही हैं, लाखों की तादाद में कृषक
बाहर निकल आ रहे हैं, अभियान कर रहे हैं, प्रोसेशन कर रहे हैं, और आप जवाब दे देंगे कांग्रेस से किया है। हमारे लिए कमाता है, हमारे लिए बनाता है और खुद भूखे पेट सोता है और फिर आत्महत्या करता है। तो किसानों के मन की बात, किसानों का आक्रोश अगर हम नहीं सुनेंगे तो इस आक्रोश में सत्ता बह जाएगी। किसान स्वाभिमान आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही किसानों की कर्ज माफी के अलावा और कई मांगे भी हैं। महाराष्ट्र में किसानों पर कुल 1,14,000 करोड़ का कर्ज है, जबकि राज्य सरकार सिर्फ 31 लाख किसानों के 30,500 करोड़ रुपए माफ करने पर विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने बीसीसीआई को लिखे पत्र में संगठन के भीतर हितों के टकराव की अनदेखी के मुद्दे पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कमेटी हितों के टकराव को रोकने में नाकाम रही। गुहा ने त्यागपत्र में भारतीय क्रिकेट की सुपरस्टार संस्कृति पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कोच अनिल कुंबले के प्रति बीसीसीआई के रवैये को असंवेदनशील बताया। 7 पन्नों की इस चिट्ठी में कई सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने इस संबंध में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से पदमुक्त करने की गुहार भी लगाई। पहले उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा देने की बात कही थी। रामचंद्र गुहा को 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 4 क्रिकेट प्रशासकों की सूची में जगह दी थी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव सीपी जोशी ने जीत लिया है। उन्होंने ललित मोदी के बेटे रुचिर को हराकर ये चुनाव जीता। सीपी जोशी को 19 वोट मिले, वहीं दूसरी ओर रुचिर मोदी को 14 वोट। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पिछले महीने आरसीए को क्रिकेट संगठन के चुनाव कराने के निर्देश जारी किए थे। परमाणु क्षमता से लैस पृथ्वी 2 मिसाइल का आज सफल प्रक्षेपण किया गया। जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम इस मिसाइल को ओडिशा के चांदीपुर से मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा गया। पृथ्वी 2 मिसाइल को स्वदेश में ही तैयार किया गया है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है और ये 500 से 1000 किलो तक के वजन के हथियार ले जा सकती है। इस 9 मीटर लंबी मिसाइल को साल 2003 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ये पहली ऐसी मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तैयार किया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक कसिनो और होटल परिसर में हुई गोलीबारी में 36 लोगों की जान चली गई, जबकि 55 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। हमलावर ने गोलीबारी के बाद होटल में आग लगा दी। पुलिस ने पहली नज़र में किसी आतंकी हमला होने से इनकार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लूटपाट की घटना है। अधिकारियों के मुताबिक ज़्यादातर लोगों की मौत कसिनो में लगी आग के बाद धुएं से दम घुटने से हुई है। हमलावर ने खुद को भी आग के हवाले कर दिया और इसके बाद फिलीपींस में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।